फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को देखने वाले हैं। तो इस सिद्धांत को हम बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं। और आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि इसमें माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु या पॉइंट बताया जाए वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न के आंसर पूरे इस सिद्धांत में मेंशन है। कोई भी ऐसा पॉइंट छूटा नहीं है जो इस सिद्धांत से अगर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप वॉच करें और बहुत ही ईजी में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक बात और, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो ये बेल आकार का घंटा बना रहता है या घंटी, तो उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत जो कि माल्थस ने दिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि ब्रिटिश निराशावादी अर्थशास्त्री एवं जननांकिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में अपनी पुस्तक या एक लेख में, जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के तत्कालीन यूरोपीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि संबंधी जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जो प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे, ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और उसके साथ साथ एक जननांकिकी विशेषज्ञ थे। तो प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस क्या थे? ब्रिटिश निराशावादी अर्थशास्त्री और उसके साथ साथ एक जननांकिकी विशेषज्ञ भी थे। फिर उन्होंने 1798 ईस्वी में एक पुस्तक या एक लेख लिखा जिसका नाम क्या था? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के तत्कालीन यूरोपीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उनके समय में जो ये तत्कालीन यूरोपीय, यानी कि जब वो थे उस पीरियड में उन्होंने स्टडी किया और उस स्टडी या अध्ययन के स्वरूप में अपनी ये जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के तत्कालीन यूरोपीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उनके पीरियड में जो भी वो सिचुएशन थी आपकी यूरोपीय संदर्भ यानी यूरोपीय जो भी कंट्री थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जनसंख्या वृद्धि संबंधित जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। किसमें? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे इसमें देखते हैं। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि माल्थस इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की उपलब्धता के बीच में गहरा संबंध होता है। तो माल्थस क्या कहते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है और जो संसाधन की हमारी उपलब्धता होती है, उनके बीच में एक गहरा रिलेशन होता है। परंतु माल्थस ने संसाधन शब्द के स्थान पर जीविकोपार्जन के साधन शब्द का उल्लेख किया है, यानी कि ये संसाधन शब्द का यूज उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसके जगह पे किस शब्द का यूज किया? जीविकोपार्जन, यानी जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन हो सकते हैं उसके बारे में उल्लेख किया। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा जीविकोपार्जन यानी कि खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये सिद्धांत बेसिकली क्या है आपका कि जनसंख्या में वृद्धि तथा जीविकोपार्जन, यानी जिसको इन्होंने जो भी ये संसाधन थे, संसाधन की उपलब्धता, उसको जीविकोपार्जन शब्द का नाम दिया। इसमें वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, यानी कि ये जो सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, वो जनसंख्या वृद्धि तथा जीविकोपार्जन में वृद्धि के मध्य संबंध जो भी है या को रिलेशन है उसके बारे में पूरी तरह से व्याख्या करता है। मैंने ऊपर भी ये बताया और नीचे भी वही सेंटेंस है, लेकिन इन्होंने इस वर्ड को चेंज कर दिया है जिस वर्ड को मैंने अभी आपको ऊपर बताया। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैं रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट आपके पास नहीं रह जाए।
तो यहाँ पर ऊपर से देख सकते हैं एक बार फिर से कि माल्थस के अनुसार जो है जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की उपलब्धता के बीच जो है बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। उसी को यहाँ पर उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत जो है जनसंख्या में वृद्धि तथा जो जीविकोपार्जन शब्द इन्होंने यूज किया था किसके लिए, संसाधनों की उपलब्धता के लिए, उसमें जो है वृद्धि के मध्य क्या होता है, गहरा संबंध होता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। अब हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे इस सिद्धांत के बारे में जो है माल्थस क्या बताते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो माल्थस जो कहते हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि जो है गुणोत्तर श्रेणी यानी कि 1, 2, 4, 8, 16 और इसके बाद आगे इसी प्रकार से बढ़ती रहती है। यानी कि माल्थस क्या कहते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो गुणोत्तर तरीके से होती है। यानी कि अगर 2 है यानी 2 करोड़ जनसंख्या है तो अगर इसमें 2 का गुणा हम करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, यानी 2 गुना हो गई ये पॉपुलेशन। तो ये गुणोत्तर विधि से अगर 2 करोड़ है तो 4 करोड़ हो जाएगी, जनसंख्या जो है इस प्रकार से बढ़ती है, ये माल्थस का मानना है। फिर आगे हम देखेंगे अगले बिंदु में, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो जीविकोपार्जन है यानी जीवन जीने के लिए जो साधन है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि जो है समांतर श्रेणी के रूप में होती है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस ऑर्डर में जो है आपके जीविकोपार्जन के साधन जो है इस श्रेणी में क्या होती है, इसकी वृद्धि होती है। जीविकोपार्जन यानी कि जो खाद्य पदार्थ या जो जीवन जीने के साधन होते हैं उसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी समांतर श्रेणी से। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है, गुणोत्तर विधि, यानी 2, 4, 8, 16 इसी प्रकार से 32 आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब आइए आगे देखते हैं कि माल्थस क्या बताते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि सभी कुछ मैंने बिंदुवार लिखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगले बिंदु में मैंने लिखा है कि यदि जीवन निर्वाह के साधनों की निश्चित सीमा, ये माल्थस कहते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से आप जो भी यहाँ पे वक्तव्य है ये माल्थस के अनुसार बताया गया है। तो माल्थस कहते हैं कि यदि जीवन निर्वाह के साधनों की निश्चित सीमा न हो तो जनसंख्या के 2 गुने होने की अवधि को माल्थस ने 25 वर्ष बताया है। तो यहाँ पे क्या कहने का वो प्रयास कर रहे हैं माल्थस महोदय, अगर जीवन निर्वाह के साधनों की निश्चित सीमा ना हो, यानी निश्चित सीमा का मतलब कि कोई अंत ना हो, जो भी संसाधन है यानी पेट्रोल है तो उसका कोई अंत ना हो, खाद्य पदार्थ है तो उसका कोई अंत ना हो, तो उस कंडीशन में जो है जनसंख्या के 2 गुने होने की जो अवधि है वो माल्थस ने 25 वर्ष बताया। यानी कि 25 वर्ष में वो जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, अगर किसी भी संसाधन के जो है निश्चित सीमा न हो। फिर उसके अनुसार जो है आगे क्या बता रहे हैं माल्थस की, उनके द्वारा बताए गए वृद्धि दर से 200 वर्षों में जनसंख्या एवं जीवन निर्वाह के साधनों का अनुपात 256:9 का हो जाएगा। तो माल्थस क्या कहते हैं कि जो वृद्धि दर है वो 200 वर्षों में जनसंख्या एवं जीवन निर्वाह के जो साधनों का अनुपात होगा वो 256:9 का हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से अगर वृद्धि होती रही जनसंख्या में तो 256 और 9 का अनुपात हमारा हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि 256 लोग हैं और संसाधन के रूप में हमारे पास खाद्य सामग्री या 9 रोटी या 9 प्लेट इस तरह से, यानी कि संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो संसाधन हमारे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे या लिमिटेशन में पूरी तरह से वो हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ये भी पॉइंट आपको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाए। माल्थस कहते हैं कि जीवन निर्वाह के संसाधनों की अगर निश्चित सीमा ना हो, यानी कि कोई सीमा ना हो, वो मान लीजिए पेट्रोल है तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो, ख़त्म ना हो, खाद्यान्न जो सामग्री है वो भी ख़त्म ना हो, तो उस स्थिति में जो है जनसंख्या को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, 25 वर्ष का समय लगेगा। ये माल्थस के द्वारा बताया गया है। फिर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वृद्धि दर जो है 200 वर्षों में जनसंख्या एवं जीवन निर्वाह के साधनों के अनुपात में जो है 256:9 का हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से अगर जनसंख्या वृद्धि होती रहे तो 200 वर्षों में ये जो है अनुपात कितने का हो जाएगा, 256:9 का। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर 256 लोग हैं और खाने के लिए 9 रोटियां हैं तो संसाधन जो क्या हुआ कि कम होता गया, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है वो निरंतर बढ़ती रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगले पॉइंट में जो है माल्थस महोदय क्या बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि
उसका भरण पोषण लगभग असंभव हो जाएगा और महामारी व कुपोषण जैसी समस्याएं अनिवार्य हो जाएंगी। इस प्रकार जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके परिणाम जो है भयंकर हो सकते हैं। तो माल्थस महोदय अब आगे यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे ये सिद्धांत हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो जनसंख्या है ये इतनी अधिक हो जाएगी, यानी अगर इसी अनुपात या इसी वृद्धि दर से ये बढ़ती रहे तो आने वाले समय में जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि जिसका भरण पोषण करना जो है बहुत ही असंभव हो जाएगा। उस स्थिति में जो है महामारी कुपोषण जैसी समस्याएं हमारे लिए अनिवार्य हो जाएंगी और इस प्रकार जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर अगर रोक लगाया नहीं जाए तो और भी भयंकर परिणाम हमारे लिए हो सकते हैं। तो ये माल्थस महोदय बताते हैं कि अगर हम तत्काल ही कोई ऐसी जो है नीति या कोई रूल नहीं बनाते हैं या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियां देखने को मिल जाएंगी, जिसके फलस्वरूप हमें महामारी का सामना महामारी का जो है सामना करना पड़ सकता है। कुपोषण यानी खाद्यान्न सामग्री की अगर आपूर्ति कम हो या पूर्ति कम हो तो उस स्थिति में अगर उचित आहार नहीं मिलेगा लोगों को तो वो क्या होंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें हम अगले बिंदु को देखेंगे। तो माल्थस बताते हैं कि अगर इसी प्रकार जनसंख्या व खाद्यान्न की वृद्धि अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अतः यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण न किया गया तो प्राकृतिक कारणों अर्थात दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, संक्रमण, बीमारियों, युद्ध आदि के द्वारा जो है व्यापक अकाल मृत्यु होगी। तो अगर यही पैटर्न चलता रहा यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है गुणोत्तर माध्यम से जो है बढ़ती रही और जो खाद्यान्न सामग्री है वो समांतर माध्यम से जो है बढ़ती रही तो आने वाले जो समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकट हो जाएगा इंसानों के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर तत्काल में अगर इसके लिए नैतिक नियंत्रण यानी मनुष्यों के द्वारा खुद नैतिक नियंत्रण अगर नहीं किया जाएगा तो प्राकृतिक जो है अपने द्वारा स्वतः उसको नियंत्रण कर लेगी। जैसे कि अकाल यानी कि खाने की कमी होगी, अकाल जैसी समस्या होगी, कुपोषण से लोग मरेंगे, महामारियां आएंगी। तो इस प्रकार और फिर युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। युद्ध जैसे हालात क्यों होंगे? अगर संसाधनों की कमी होगी तो लोगों की रिक्वायरमेंट सभी की तो संसाधन की है, लेकिन जो जिस पे हावी होगा उसको छीनने का प्रयास करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप है जो है युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं इस पॉइंट में माल्थस महोदय कि अगर मनुष्य जो है अपने स्तर पे इसको नियंत्रण करने का अगर प्रयास नहीं करता है या जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करता है तो प्रकृति जो है अपने जो है हिसाब से इसको नियंत्रण करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अकाल देखने को हमें मिल सकता है, महामारियाँ देखने को मिल सकती है और युद्ध जैसे हालात भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो अगला पॉइंट देख सकते हैं आप, इसमें बताया जा रहा है कि अगर इस प्रकार जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में संतुलित होने लगती है और वर्तमान में माल्थस का सिद्धांत शायद ही कहीं लागू होता है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के अनुपात में संतुलित होने लगती है, यानी वर्तमान समय में जो है खाद्य पदार्थ जो है जनसंख्या की वृद्धि दर से ज़्यादा है तो वर्तमान समय में माल्थस का सिद्धांत शायद ही कहीं लागू होता है। यानी कि आज के परिवेश में शायद ही कहीं पे माल्थस का सिद्धांत लागू होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। परंतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने की दिशा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसे पर्याप्त माना जाता है। यानी कि किसी ने पहला जो प्रयास किया जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताने का, अगर जनसंख्या वृद्धि को अगर नहीं रोका जाए तो किस प्रकार का परिणाम हमें देखने को मिल सकता है, जिसको माल्थस ने वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का या बताने का प्रयास किया था। अगर आगे देखें इसमें तो क्योंकि माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था और बदलती तकनीकी एवं सामाजिक संरचना पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यानी कि उन्होंने प्राकृतिक रूप को उत्तरदायी तो दे दिया कि अगर इंसान ने खुद ही जो है जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया तो प्राकृतिक जो है अपने रूप से इसको नियंत्रित करेगी, जिसमें जो है महामारी, अकाल और कुपोषण जैसी और युद्ध जैसे हालात
हो जाएंगे। तो इसमें कमियां क्या बताई गई कि इन्होंने जो है बदलती तकनीकी एवं सामाजिक संरचना पर जोर नहीं दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर विधि से बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्न सामग्री या जो जीविकोपार्जन संसाधन है वो जो है समांतर रूप से बढ़ रही हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस ऑर्डर में बढ़ रही हैं। लेकिन जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, 2 4 6 12 16, मतलब इस प्रकार से बढ़ रही है 24। ठीक है। तो लेकिन आज के वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इसके आने के बाद से जो है खाद्यान्न पूर्ति की उपलब्धता ज़्यादा हो गई, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर से भी अधिक जो है खाद्यान्न सामग्री होने लगी। तो यहाँ पर माल्थस का सिद्धांत थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, यानी कि प्रासंगिक नहीं होता है इस स्थिति में। तो इसी के बारे में जो है इस पॉइंट में पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन एक आइडियोलॉजी जो है माल्थस ने दे दिया है। और अभी आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि अभी ये रिलेवेंट है आज के समय में भी सिद्धांत किस प्रकार से, उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बचा है जिसको हम देख सकते हैं, ये आलोचना के स्वरूप में आप इसको देख सकते हैं या कमी के स्वरूप में आप इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने, जैसे माल्थस ने जो है जनसंख्या निरोधक कृत्रिम नियंत्रकों की अपेक्षा प्राकृतिक नियंत्रकों पर अधिक बल दिया, यानी कि जो है प्राकृतिक नियंत्रक पे, यानी कि महामारी, अकाल और जो है युद्ध जैसे हालात से जो है जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, तो इसको प्राकृतिक रूप से माल्थस ने बताया। लेकिन कृत्रिम जो है नियंत्रक के रूप में कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि जो है ह्यूमन या इंसान है अपनी जनसंख्या को खुद से नियंत्रित कर सकता है। जैसे आज के तत्कालिक समय में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे जो है अपनी देश की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। अलग अलग देश अपने स्तर पे बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं परिवार नियोजन जैसी योजनाएं, छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो है अपने देश की प्रयास कर रहा है। तो इसके बारे में जो है माल्थस ने कुछ नहीं बताया, और उन्होंने साफ साफ बस ये बताया कि प्राकृतिक रूप से ही जनसंख्या जो है कंट्रोल होगी अगर मनुष्य ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया तो। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 1921 ईस्वी के पहले काफ़ी हद तक माल्थस के सिद्धांत के प्रति लगाव थे, यानी कि 1921 से पहले काफ़ी हद तक माल्थस का सिद्धांत जो है प्रासंगिक था। लेकिन 1911 और 21 के दशक में जो है जनसंख्या में वास्तविक गिरावट देखी गई, यानी इसके बाद जो है जनसंख्या वृद्धि कम होने लगी। लेकिन उसके बाद जो है हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि, उसके बाद यह सिद्धांत भारतीय संदर्भ में भी मान्य नहीं है। यानी कि यहाँ पे गलत किस प्रकार से हो रहा है ये सिद्धांत कि 1911 और 21 के दशक में जो है जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है सिद्धांत पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। फिर उसके बाद जो है हरित क्रांति और जो है श्वेत क्रांति जैसे बहुत सारी क्रांतियाँ हुई भारत में, जिससे खाद्यान्न पूर्ति बहुत ज़्यादा होने लगी। तो अब ये भी यहाँ पर जो है गलत पूरी तरह से हो गया कि जनसंख्या वृद्धि जो है गुणोत्तर तरीके से बढ़ रहा है, यानी 2 4 और फिर 8 फिर 12 इस ऑर्डर में बढ़ रहा है। और जो खाद्यान्न सामग्री है 1 2 3, तो अब ये क्रांति होने के बाद खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर भी जो है ये सिद्धांत गलत होने लगा। तो अभी हम बात करेंगे और भी गलत होने लगा, लेकिन इस पे जो है आगे जो 9 माल्थसवासी थे, जो समझ लीजिए कि माल्थस के शिष्य थे, तो उसके बारे में और भी वो बहुत बात करते हैं या बताते हैं। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट और बच गया यहाँ पर कि इसलिए 1951 में भारत के संदर्भ में बात करें कि 1951 ईस्वी के पश्चात जो है औसतन खाद्यान्न वृद्धि दर जो है 3.1, ये विश्व के संदर्भ में है, सॉरी 3.1% प्रति वर्ष की रही है। यानी प्रति वर्ष जो है खाद्यान्न वृद्धि दर कितनी थी, 3.1 प्रति वर्ष की दर से, जबकि जनसंख्या अधिकतम वृद्धि दर कितनी थी, 2.22% की जो है ये जनसंख्या वृद्धि रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाद्यान्न सामग्री की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है ये सिद्धांत प्रासंगिक नहीं होता है। लेकिन आने वाले जो समय में है ये सिद्धांत हो सकता है प्रासंगिक हो सके। लेकिन यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि नव माल्थसवादी जो है इसके बारे में क्या अपने विचार देते हैं या क्या बताते हैं कि ये अभी ये प्रासंगिक है पूरी तरह से सिद्धांत। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम अगले बिंदु में देखेंगे कि जो 9 माल्थसवादी थे वो इस सिद्धांत के बारे में क्या हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो 9 माल्थसवादी थे एक तरह से समझ लीजिए माल्थस के शिष्य ही थे। तो 9 माल्थसवादी के अनुसार जो है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत तकनीकी क्रांति आने से कुछ समय के लिए भले ही टल जाए,
यानी कि जो हमारे इस समय तकनीकी क्रांति, यानी सोच लीजिए तकनीकी रिवैल्यूएशन हुई जिसमें हमने उपकरणों मशीनों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। तो यहाँ पर बताते हैं नौ माल्थसवादी कि माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है वो तकनीकी क्रांति आने से कुछ समय के लिए भले ही टल जाए परंतु अंत पर्याप्त सीमा तक लागू होगा। यानी कि ये सिद्धांत जो है अंतिम समय तक जो है लागू होगा। ये तकनीकी क्रांति है फिर भी डिस्ट्रॉय होगी, फिर इसके बाद जो है ये जो सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत ये लागू होगा आने वाले समय में। तो ये अभी भी प्रासंगिक है, ये नौ माल्थसवादियों का मानना है। उदाहरण के लिए जो है हम देख सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आदि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दर जो है जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तेज रही है। मतलब भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आदि के कारण जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके कारण से यहाँ पर जो है खाद्यान्न उत्पादन की दर ज़्यादा है और जनसंख्या वृद्धि की दर कम है। परंतु खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि की अपनी सीमाएं होती हैं, यानी कि कब तक जो है इंसान खाद्यान्न जो है पूर्ति करेगा इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि आज हमारे 130 करोड़ की आबादी है, तो इसकी खाद्यान्न पूर्ति के लिए कब तक हम जो है मेहनत करते रहें या कितनी तकनीक को विकसित कर रहे हैं, लेकिन एक इसकी सीमा आएगी जब हम पूरी तरह से थक जाएंगे और इतने बड़ी जनसंख्या का पेट नहीं भर पाएंगे, तब वहाँ पर ये जो माल्थस का सिद्धांत है वो फिट होने लगेगा। यानी कि जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि दर हो जाएगी और उत्पादन जो है या खाद्यान्न सामग्री हमारे हैं वो कम होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो है ये बताते हैं कि ये सिद्धांत अभी प्रासंगिक नहीं है, जो तकनीकी क्रांति हो गई है, लेकिन ये आने वाले समय में फिर से प्रासंगिक होगा। अब आगे हम देखेंगे इसमें अगले बिंदु में कि नौ माल्थसवादी फिर आगे क्या बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौ माल्थसवादी जो है सिद्धांत के आधार पर 1900 यानी कि उसी सिद्धांत को मॉडिफाई करके इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के आधार पे 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रतिपादित वृद्धि की सीमाएं द लिमिट टू ग्रोथ सिद्धांत जो है अत्यधिक महत्व रखता है। तो ये जो नौ माल्थसवादी सिद्धांत है वो 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रतिपादित वृद्धि सीमाएं सिद्धांत में अत्यधिक महत्व रखता है। अब ये क्लब ऑफ रोम क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो क्लब ऑफ रोम जो है इसकी स्थापना आपका 7 अप्रैल 1968 में जो है रोम में, जो कि इटली की राजधानी है, वहाँ पर हुई। और इसका जो मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क है, जो कि अमेरिका में आपका पड़ता है। और संस्थापक कौन है इसके? डेविड रॉकफेलर और यूरिलियो पेसेई और अलेक्जेंडर किंग, ये 3 लोग जो हैं इसके संस्थापक हैं क्लब ऑफ रोम का। तो इसका काम क्या है क्लब ऑफ रोम का? जो ह्यूमन है या मनुष्यों के मतलब द्वारा जो भी समस्याएं हो सकती हैं उसके बारे में चिंतन करती हैं और उसके बारे में ये बताती हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसमें बात करें कि यह मिंडाज, रेंडर्स व बहरेंस आदि विद्वानों द्वारा विकसित किया गया। तो ये जो नौ माल्थसवादी सिद्धांत है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? मिंडाज, रेंडर्स और बहरेंस आदि विद्वानों के द्वारा जो है नौ माल्थसवादी सिद्धांत को विकसित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की तरह है जिसका संसाधन सीमित है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की तरह है, यानी उसमें जीव है जिसका संसाधन सीमित है। यानी कि उस पे जो उपलब्ध संसाधन है वो सीमित है, वो एक समय आएगा वो खत्म हो जाएगा, चाहे उसके लिए 40 साल लगे या 100 साल लगे या 200 साल लगे या 1000 साल लगे, लेकिन वो संसाधन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा कर देगा। यानी कि जब वो संसाधन और जो वो हमारे जीविकोपार्जन संसाधन है वो खत्म होने लगेंगे तो उस स्थिति में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा कर देगी। यानी कि जनसंख्या वृद्धि तेज होने लगेगी और फिर ये क्या करेगी? वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा कर देगी, यानी भूखमरी, महामारी, युद्ध जैसे हालात इसको ये पैदा कर देगी। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि वृद्धियों की सीमाएं सिद्धांत के द्वारा जो है दिए गए मॉडल में जो है 5 नियम हैं, और 5 नियम नहीं, ये 5 तत्व हैं। ठीक है, 5 तत्व शामिल हैं, तो उन तत्वों को हम देख लेते हैं कौन ऐसे तत्व हैं। तो पहला तो है आपका जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा जो है आपका प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, और चौथा जो है पर्यावरण प्रदूषण, और पांचवा है कृषि उत्पादन यानी कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन। तो ये जो है आपकी वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के द्वारा दिए गए मॉडल में ये शामिल 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत के अनुसार। अब हम आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बिंदु जो बचे हैं मैं आपको उसको बता दूं।
तो इसमें हम अगले बिंदु में देखेंगे कि क्लब ऑफ रोम ने उपयुक्त 5 तत्वों के संदर्भ में चर्चा की है, यानी कि इसके बारे में बताया है। उनके अनुसार 1970 ईस्वी के उपयोग स्तर पर अनवीकरण योग्य संसाधन 250 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इनके अनुसार ये बताना है कि 1970 ईस्वी के उपयोग स्तर और नवीकरणीय योग्य संसाधन 250 वर्ष तक समाप्त हो जाएंगे। सॉरी, नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, लेकिन इनके पुनर्स्थापन में बहुत सारा समय लगता है। यानी कि फिर से इनको फिर से बनाना या इकट्ठा करने में बहुत सारा करोड़ों वर्ष का जो है समय लग जाता है। जैसे कोयला आप देख सकते हैं, जो हमें दबे रूप में जब हम उसकी माइनिंग करते हैं तो उसको निकालते हैं, तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, जिनको पुनर्स्थापन करने में बहुत सारा समय लगता है। जैसे आपका पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, तो ये अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि 1970 ईस्वी के उपयोग स्तर पर, यानी 1970 ईस्वी के उपयोग स्तर पर जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन जो है 250 सालों में या 250 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन की भी अपनी सीमाएं होती हैं। यानी कि इसके बाद बताया गया, अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो इंसान अगर नवीकरणीय संसाधन को जो है डेवलप कर लेता है, लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। जैसे हम बांध के द्वारा बिजली बना लेते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। विंड टरबाइन के द्वारा हम बिजली बनाते हैं। फिर उसके साथ साथ सोलर ऊर्जा का भी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर यानी पेड़ों की कटाई करके भी हम कोयला बनाते हैं। लेकिन ये जो नवीकरणीय संसाधन है, इनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं और एक अपनी सीमा पे ये समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वो जनसंख्या वृद्धि होगी और फिर क्या होगा? अपने जो है एक ऐसी सीमा पे आ जाएंगी जहाँ पे प्रकृति जो है इस जनसंख्या को कंट्रोल करने लगेंगी। जैसे कि आपकी महामारी, कुपोषण और जो युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये फिर से जो है आपका सिद्धांत प्रासंगिक हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आगे बताया जा रहा है कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने की अवस्था में जो है 2100, यानी कि 2100 ईस्वी से पूर्व ही आ जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व को चाहिए कि 2050 तक जनसंख्या को जीरो वृद्धि दर पर मतलब पूरी तरह से स्थिर कर ले। यानी कि जो वृद्धि दर है वो पूरी तरह से शून्य हो जाए, वृद्धि दर हो ही ना, 2050 तक इसको कर ले। अन्यथा जो है 2100, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 2100 तक ये हालात बहुत बुरे हो जाएंगे और फिर से जो है खाद्यान्न सामग्री या समझ लीजिए जीविकोपार्जन जैसी जो भी संसाधन है वो समाप्त होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। तो इस स्थिति में ये सिद्धांत पूरी तरह से काम करेगा। यानी कि प्रकृति फिर से जो है इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी, जिसके फलस्वरूप हमें महामारी, कुपोषण और फिर से वही युद्ध जैसे हालात देखने को मिलने लगेंगे। और आज की सिचुएशन यानी कि वर्तमान के संदर्भ में आप देखोगे तो शायद ये सिद्धांत प्रासंगिक लगे, क्योंकि कोरोना जैसे हम महामारी से इस समय बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में हैं और इस समस्या को जैसे फेस कर रहे हैं हम, क्या पूरा विश्व ही इसको फेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रही है और ये 7 अरब से ऊपर चली गई है, 8 अरब, अब ये निरंतर बढ़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फिर वही हालात हो जाएंगे, खाद्यान्न पूर्ति जो भी है, जीविकोपार्जन जो संसाधन हमारे हैं वो समाप्त होने लगेंगे। और ये बढ़ती हुई जनसंख्या का ही कारण है कोविड-19। आप इसको भी आप देख सकते हैं कि अब ये कोई या तो इंसानों के द्वारा बनाया गया है या तो इंसानों की कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे कि जानवरों से ये हमारे शरीर में आ गया। अब इस पे रिसर्च चली, इसके संदर्भ में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही ऐसा सब कुछ हुआ है। तो अगर हम अब भी इसको देखते हैं, मतलब अपने वे में अगर समझ जाते हैं कि नहीं, अगर हमने खुद नियंत्रण नहीं किया अपनी जनसंख्या पे, तो अभी इससे भी बहुत बुरे हालात या बुरे जो है कठिन परिस्थितियों को हमें देखना पड़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी जो है माल्थस का ये जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है यहाँ पे प्रासंगिक हो जाता है। और इसके बारे में अभी न्यूज़पेपर में हाल ही में छपा था, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के ऊपर वृद्धि जो सिद्धांत है कि ये इस समय प्रासंगिक दिखता हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है पूरी तरह से जो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी पॉइंट में आपको किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछें, मैं उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। कोई भी डाउट अपने पास न रखें। अगर कहीं पे लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो उसके बारे में भी मुझे अवेयर कराएं।
और लगता है कि वीडियो को और भी किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, अगर उसके बारे में भी आपके पास कोई उचित सलाह है या राय है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी या छूट जाता है तो उसके बारे में आप अवश्य पूछ लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। तो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलता है और समझ लीजिए ऊर्जा ही मिलती है कि हमें लगता है आप हमारे काम को पसंद करते हैं या आपको ये इससे कुछ मदद मिली है, तो हम प्रेरित होते हैं कि इसी प्रकार की और भी मदद आपको प्रोवाइड करें या निरंतर आपकी हेल्प करते रहें। और वीडियो को आप शेयर कर दें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ भी मुहैया कराते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका दायित्व तो बनता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि अगर मदद हो रही है किसी चीज़ से तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उसके द्वारा किसी और की मदद हो जाए। तो इसके लिए आप वीडियो को जरूर शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।